सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का निलंबन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला यह हूँ कि मूल अधिकारों का निलंबन कब होता है और कैसे होता है और कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसा कि विदित है पहले से कि मूल अधिकार का आत्यंतिक अधिकार नहीं होता है। मूल अधिकार जो है कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। इन यानी ज़्यादा अधिकार दे दिया गया तो मूल अधिकार नहीं कहा जाता। इन अधिकारों का प्रयोग पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एक आदमी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। संविधान उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि राज्य को यह अधिकार होगा कि सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सके या उसके प्रयोग पर निलंबन लगा सके। निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। जैसे प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 33, और जब सेना विधि लागू यानी मार्शल लॉ लागू हो। तीसरा आपका संविधान संशोधन द्वारा यानी 368 द्वारा, अनुच्छेद 368 द्वारा, और आपातकालीन के उपबंध यानी आपातकाल उद्घोषणा यानी इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के अधीन जब हो तब लगाया जा सकता है। पहला तो मैं आपको प्रतिरक्षा सेना से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध हैं। जब डिफेंस सेना यानी सेना से संबंधित व्यक्तियों के राज्य द्वारा अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों को किसी भी भांति कम करती या छीनती हैं। लेकिन अनुच्छेद 33 में इसका एक अपवाद है, जिसके अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन शक्तियों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या कम कर सकती है। अनुच्छेद 33 को संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सेना के प्रतिरक्षा के सदस्यों के संबंध में मूल अधिकारों को किस मात्रा तक निर्बंधित या समाप्त कर सकती है ताकि वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें। उनमें अनुशासन बना रहे। संसद केवल विधि बनाकर ही कर सकती है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके संसद ने निम्नलिखित अधिनियमों को पारित किया, जैसे सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1950। तो दूसरा तो मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ के बारे में मैं कब लागू होगा, तो अनुच्छेद 54 के तहत संसद को मूल
नागरिकों के मूल अधिकारों पर जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू यानी मार्शल लॉ को अप्लाई किया तो निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समय में संसद विधि द्वारा नागरिकों मूल अधिकारों के प्रयोग पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन लगा सकती है। वस्तुतः जहां सेना विधि लागू होती है वहां नागरिकों के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं या उनको निलंबित घोषित कर दिया जाता है। सेना विधि के प्रवर्तन के समय नागरिक न्यायालयों का निलंबन हो जाता है और उसके स्थान पर सैनिक न्यायालय कार्य करने लगते हैं। संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसी अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा सेना विधि के अधीन दिए गए दंड या किए गए कार्यों के दायित्व से उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है। संशोधन द्वारा तो तीसरा संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 68 के अनुसार संविधान के अंश में समुचित संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यून करती है और उन्हें छीन सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संशोधनों द्वारा भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है और ऐसी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी और सज्जन सिंह मामलों में दिए गए निर्णय को उलट दिया और अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद संविधान संशोधन शक्ति का मूल प्रयोग करके मूल अधिकारों को छीन सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अधीन केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया निहित है। संक्षेप में न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि वह संसद के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति नहीं प्रदान करता है। संक्षेप में केवल न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन आपको यह बताया गया कि इसमें यह बताया गया है कि आपके द्वारा विधि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत अर्थानुगत यानी मीनिंगफुल तरीके से आती है और यदि वह भाग 3 में दिए गए उपबंधों के असंगत है तो उन्हें अवैध एवं असंवैधानिक किया जाता है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णयों के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद
13 में एक नया खंड जोड़कर संवैधानिक संशोधन उपखंड 4 जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त वृत्त शब्द के अर्थानुगत विधि नहीं है। केवल केशवानंद भारती के मामले में और भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य घोषित कर दिया और यद्यपि न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय को उक्त संशोधन से विधिमान्य घोषित कर दिया किंतु संसद की संशोधन की शक्ति एक महत्वपूर्ण परिसीमा लगा दी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं। और आपको संसद की शक्ति का प्रयोग कर संविधान के आधारभूत यानी बेसिक फीचर आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।